Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए इस लेक्चर में अब हम लोग अब जो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे दैट इज कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। इसके बाद मैं कॉर्ड ज्वाइनिंग ए अल्फा एंड बी बीटा भी लूंगा, और अगर हमको पॉसिबिलिटीज मिल जाएगी तो हम लोग कॉमन टेंजेंट और लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट को भी इस लेक्चर में कवर कर लेंगे, दैट डिपेंड्स। आइए फिलहाल हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। डन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यूं समझिए कि देयर इज अ सर्कल विच विल बी गिवन टू यू, श्योर। और यह जो पॉइंट है ये कोई अंदर होगा विच विल ऑल्सो बी गिवन टू यू, ये भी आपको सवाल देगा, यानी ये जो पॉइंट है दिस विल ऑल्सो बी गिवन टू यू। अब आपसे बोलेगा कि राइट अ कॉर्ड फॉर विच दिस गिवन पॉइंट इज मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आप यूं समझो कि इस पॉइंट से तो बहुत सारी कॉर्ड पास हो सकती हैं। मैं ड्रॉ कर करके दिखा देता हूं, देखो एक ये भी कॉर्ड है, दिखाई दे रही। बट उसने बोला ना ना ना, ये नहीं कॉर्ड चाहिए, ऐसी कॉर्ड चाहिए जिसके लिए यह पॉइंट स्वयं मिड पॉइंट हो। पक्का? तो इसका मतलब शायद तुमको भी समझ में आता होगा बच्चों कि कुछ ऐसी एक कॉर्ड चाहिए, और अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो वो सेंटर को लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होगी। इतना कॉमन सेंस की बात है, और क्या है। अच्छा एक मस्त बात और बताता हूं, इसको भी सुनो और इसको डिक्शनरी में ऐड करना। डू यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक सर्कल की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं तो कॉर्ड तो इनफाइनाइट है जो यहां से पास होंगी, एक, ये देखो दो, बट ऐसी कॉर्ड जिसके लिए यह कॉर्ड स्वयं मिड पॉइंट है वो कॉर्ड ऐसी वाली होगी विच इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर। ये तो आप मेरी बात को समझ गए। इनफैक्ट ये ग्रीन कलर की कॉर्ड का नाम दे दो 1, इस ग्रीन कलर की कॉर्ड का नाम दे दो 2, इस रेड कलर की कॉर्ड का नाम दे दो 3, और ऐसे ही एक और ले लो, ये ब्लू कलर की कॉर्ड ले लो, दिस इज योर 4, और ये एक ये वाली कॉर्ड ले लो, दिस इज योर 5। ठीक है, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, आप समझिएगा। इस पॉइंट से पास होने वाली शॉर्टेस्ट कॉर्ड इज कॉर्ड नंबर 3, यानी ऑल्सो ये जो कॉर्ड है ना, ये इस पॉइंट से पास होने वाली शॉर्टेस्ट लेंथ की कॉर्ड है, शॉर्टेस्ट लेंथ की कॉर्ड भी है। यानी तुमको अगर कोई बोले कि इस पॉइंट से पास होने वाली शॉर्टेस्ट लेंथ की कॉर्ड बताओ, सो द आंसर इज ऐसी एक कॉर्ड की इक्वेशन लिख दो जिसके लिए यह पॉइंट स्वयं मिड पॉइंट हो। एक स्टूडेंट मेरे से पूछा सर ऐसा क्यों, मैंने बोला सुनो तुमको समझाते हैं। इधर देखो, देखो ये तो डायमीटर हो गई क्योंकि ये तो सबसे लंबी थी, तो इसको तो बात ही मत करो। अब इधर आ जाओ, मैथ्स का रूल कहता है कि जैसे एक सर्कल ले लिया, मैथ्स का रूल कहता है कि दो कॉर्ड मैंने खींची और ये रहा सेंटर। तो मैथ्स का रूल कहता है कि जो कॉर्ड सेंटर से ज्यादा पास वो ज्यादा लंबी, जो कॉर्ड सेंटर से ज्यादा दूर पर वो उतनी छोटी। जैसे ये कॉर्ड इतनी छोटी है तो तुम देखो सेंटर से कितनी दूर पर है, दिखाई दे रही। तो अब तुम इस कॉर्ड नंबर 1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, देखो ब्लू डॉटेड लाइन दिखाई दिया, इतना लंबा है। 2 पर ड्रॉ करो, इतना लंबा है। 4 पर ड्रॉ करो, इतना लंबा है, दिखाई दिया। इस 3 पर ड्रॉ करो तो बच्चों, इस पर हटाओ, इस 3 पर ड्रॉ करो, ये देखो ये वाला। तो ये कॉर्ड की दूरी सबसे लंबी है, इसका मतलब यही कॉर्ड सबसे छोटी लेंथ की होगी। ये इसका प्रूफ है। ऐसे ये मैंने एनालिटिकल प्रूफ बता दिया। अब लिखने पर बात करते हैं, क्लियर। और लिखने की बारी आई तो बच्चों हमने क्या किया कि इस सर्कल को मान लिया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मान लिया। वो जो भी देगा हम वो ही मान लेंगे, फिलहाल हमने ये मान लिया, कुछ रिजल्ट आने वाला है इसलिए। अच्छा ये कॉर्ड लिख करके दिखानी हरे कलर की, तो इतना तुम लोग सबको ही खिलाड़ी हो, तुम लोग सब समझते हो कि सर इसका स्लोप अगर लिखने की बारी आएगी तो हम लोग इसको लिखेंगे y1 बाय x1। तो इस परपेंडिकुलर का स्लोप -x1 बाय y1 और पॉइंट दे रखा है। तो डू यू नोटिस कि अगर मेरे को कोई बोले कि कॉर्ड को लिख करके दिखाओ, कॉर्ड को लिख करके दिखाओ, तो मैंने लिखा y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, और जरा सोचो -x1 बाय y1। पक्का मारो रे इधर गुणा, तो y1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -x1 प्लस टाइम्स ऑफ x1 का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा, दिस इज x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। यहां तक सबको दिखाई दिया। अब मैंने अपनी जेब से एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूं,
तो x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर में अपनी जेब से बेटा मैंने लिखा -r² और -r²। पक्का? तो तुम घूर घूर के देखो, ये लिखा है t और ये लिखा है s1। श्योर? ये रिजल्ट हम लोग लिखने जा रहे थे। क्लियर? तो हमने टेक्निकली क्या डिफाइन कर लिया कि कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट अगर लिखना है देन यूज द फॉर्मूला t इज इक्वल टू s1। t तो आप समझते हैं, t इज इक्वल टू 0 वाला t। s1 का मतलब कर्व में पॉइंट को पुट कर दो। सर ये जो रिजल्ट आया, वैसे तो आप लोग यहां से कर सकते हो, यहां से करो, बट यहां से करो तो सर्कल चैप्टर में ही कर पाओगे, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में यहां से नहीं कर पाओगे, फिर आपको यहां से करना पड़ेगा t इज इक्वल टू s1 से। समझते हैं बात मेरी? तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कभी आपको कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट लिखना है फॉर एनी कर्व, वेदर इट इज सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, यू कैन यूज द फॉर्मूला t इज इक्वल टू s1। वेयर एज अगर सर्कल की बात कर रहे हैं तो यूज दिस कंसेप्ट, नॉट एट ऑल एन इशू, तुम्हारा आंसर हमेशा सही आएगा। बट एक अच्छे बच्चे से उम्मीद की जाती है कि वो इस पैटर्न को इस्तेमाल करके लिखे। कंफर्म? अभी अपन लोग बच्चों क्वेश्चंस लेते हैं, तब अपन लोग इसको देखेंगे भी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। क्लियर? आइए अपन एक नई हेडिंग की ओर चलते हैं। बड़ा सिंपल सा है, बहुत छोटी सी हेडिंग, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे। दैट इज, जस्ट देखो बच्चों, कॉर्ड ज्वाइनिंग ए अल्फा एंड बी बीटा। सर ये अल्फा और बीटा ये क्या है? अल्फा कॉमा बीटा आर पैरामेट्रिक एंगल्स। ठीक है? इसका मतलब क्या है मैं तुमको ऐसे समझा देता हूं। सोचो, आप यूं समझिए कि जैसे कोई एक पॉइंट ए है, ठीक है, तो अगर आप इसको लिख रहे हैं ए अल्फा, इसका मतलब आपने इसका एंगल अल्फा भी बता दिया। आपको समझ में आया व्हाट इज मेंट बाय दिस? एंगल से मतलब क्या आप बता रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, तो तुमने बोला सर ये डिस्टेंस r है तो, और ये ओरिजिन है, तो इट कैन बी रिटन एज हैप्पीली r cos अल्फा कॉमा r sin अल्फा। खत्म। इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। समझे? जैसे अगर कोई दूसरा पॉइंट मान लो b है, बी बीटा, श्योर? तो इट मींस इतना बड़ा एंगल बीटा है ना, इतना बड़ा एंगल बीटा है। तो अब जब आपको जब लिखने की जरूरत पड़ी तो आप लिखेंगे दिस इज r cos बीटा कॉमा r sin बीटा। पकड़ लिए है ना भाई? एंगल ही जब दे दिया तो आइए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ राइटिंग अ पॉइंट ऑन द सर्कल, वही वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। श्योर? तो यहां पर हमको लिखना क्या है? बेसिकली इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली यह जो कॉर्ड होगी, ये ग्रीन कलर की कॉर्ड को लिख करके दिखाना है। अब पढ़ो हेडिंग क्या लिखी? कॉर्ड ज्वाइनिंग ए अल्फा एंड बी बीटा। अच्छा, तुमको अगर कोई प्रश्न में बोल दे a π/3, इसका मतलब तुम पढ़ोगे a 60 डिग्री। ये लैंग्वेज यूज होती है बच्चों, यूज करना है तुमको। जैसे किसी भी सर्कल में अगर a π/3 लिख देगा तो आप समझ जाइएगा कि उसने तुमको पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया। वो आपको समझ में नहीं आ रहा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट उसने दे दिया थीटा। वो इस सर्कल के लिए हो चाहे किसी भी सर्कल के लिए हो, वो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गई बात मेरी? सो नाउ अब देखो इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, और इक्वेशन लिखना कितना आसान, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हैं। तो एक बच्चे से मैंने बोला अच्छा बेटा कॉर्ड की इक्वेशन लिख करके दिखाओ। बोला सर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, आप खुद ही समझिएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, y माइनस r साइन अल्फा x माइनस r cos अल्फा, और यहां इसने लिखा r साइन बीटा माइनस r साइन अल्फा अपॉन r cos बीटा माइनस r cos अल्फा। किसी को समझ में आया ये कैसे लिखा गया कॉर्ड? बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को यूज कर लिया और स्लोप के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डू यू नोटिस r और r सबकी जगह कैंसिल। ऊपर फॉर्मूला लगा दोगे sin c माइनस sin d, नीचे फॉर्मूला लगा दोगे cos c माइनस cos d, आ जाएगा।
जो बचेगा एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डन। फाइनली अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो आंसर आता है एक्स कॉस एल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस वाई साइन एल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू कॉस एल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये तुम्हारा कॉर्ड ज्वाइनिंग निकल करके आता है। मुझे लगता है कि आई विश यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस कॉर्ड ज्वाइनिंग। ठीक है, मुझे लगता है कि कॉर्ड ज्वाइनिंग की डेफिनीशन तुम लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। तो ये तुम्हारी कॉर्ड ज्वाइनिंग की डेफिनीशन निकल करके आ गई। कंफर्म। अब कभी अगर क्वेश्चन में आपको बोलेगा ना कि ए 60 डिग्री अगर दे रखा है, ए की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है और बी की वैल्यू 150 डिग्री दे रखी है, तो तुमको समझ में आना चाहिए ए यहां पर है, बी 150 डिग्री यहां पर घूम कर आएगा। तो ये वाला कॉर्ड ज्वाइनिंग पूछ रहा है। श्योर। और अभी अपन इसको क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देखेंगे। अच्छा, इन देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि तुमको ऐसा भी कोई क्वेश्चन बोल दे जिसमें, अच्छा एक चीज और समझो, इस अल्फा का सरकारी नाम इसेंट्रिक एंगल यूज किया जाता है। पैरामेट्रिक एंगल भी बोलते हैं, इसेंट्रिक एंगल ऑब्लिक पैरामेट्रिक एंगल, दोनों में ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में बोल देगी सच दैट द डिफरेंस ऑफ पैरामेट्रिक एंगल्स इज 60 डिग्री, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे दिया, तो तुम समझते हो अल्फा माइनस बीटा 60 डिग्री तो डिवाइड बाय 2 तो 30 डिग्री, तो कुछ ना कुछ तो एक रिलेशन जरूर आना तुम्हारा चालू हो जाएगा। हाँ, अब फिर उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो अभी अपन देखेंगे सॉल्व एग्जांपल्स में। जब मैं इसको लगाऊंगा तब आप लोग इसको देखिएगा अभी। क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, दैट्स कॉल्ड एज पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो हम लोग आइए पेयर ऑफ टेंजेंट्स को भी देखते हैं। पेयर ऑफ लाइंस जैसे होता है ना, वैसे ही यूज करते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। देखो, आइए जस्ट देखो व्हाट इज मेंट बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स। उसको समझने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द केस। केस का मतलब क्या है, जैसे एक सर्कल है, तो ये सर्कल मान लो तुमको गिवन होगा, ठीक है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये आपको गिवन होगा। तो डू यू अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स खींचेंगे, तो दो टेंजेंट आ गए, उनका प्रोडक्ट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स। बड़ी सिंपल सी बात। तो तुमने बोला सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम पढ़ चुके हैं। कैसे? अभी हमने ये देख रखा है कि एक्सटर्नल पॉइंट अगर है तो एम में क्वाड्रेटिक बनेगी। याद आ गया? हम लोग ने ये चीज सीखी है कि अगर पॉइंट इज एक्सटर्नल टू द सर्कल तो एम में क्वाड्रेटिक बनेगी। तो हम लोग यहां पर दोनों टेंजेंट्स T1 और T2 के लिए इसको एक्सटर्नल पॉइंट को टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म लिखेंगे, उसमें x1 y1 को सॉल्व करेंगे तो एम में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, दो स्लोप्स आ जाएंगे, तो उससे हम लोग T1 और T2 लिख लेंगे। तो अल्टीमेटली T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 0 जो आएगा, यही तो है आपका पेयर ऑफ टेंजेंट, है ना? ठीक है, ये तो हमको समझ में आता है, बट कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स में एक रिजल्ट प्रूफ किया गया है। रिजल्ट कैसे प्रूफ किया गया है उसको देखो, मैं अभी समझा देता हूं। ये गिवन है और ये सर्कल गिवन है। अच्छा, तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर आप हमेशा ये सर्कल क्यों लेते हैं? होता क्या है ना कि ये सर्कल सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट ऑफ सर्कल है जिससे मैं फटाफट तुमको रिजल्ट बता सकता हूं। सेंटर सबको दिख रहा है 0 0, रेडियस कितना दिख रहा है r, इससे आसान क्या चाहिए? श्योर। तो सुनो, अब हमको यहां पर ये इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है मैं उसको दूसरे तरीके से प्रूफ करने जा रहा हूं। सुन बच्चे, ये यहां पर एक पॉइंट है, इसको मान लिया a और इसको लिखा h कॉमा के। ये जो पॉइंट है a, ये इस टेंजेंट पे भी कूदेगा और इस पे भी कूदेगा, क्योंकि इसका लोकस सिर्फ ये टेंजेंट नहीं है, ये दोनों टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ए का लोकस पेयर ऑफ टेंजेंट है, यानी दोनों टेंजेंट पर ये चलेगा। तो ये इस पर भी चलेगा और ये इस पर भी चलेगा। श्योर। तो अगर ये हमने माना है, समझ गए, ये वेरिएबल पॉइंट है जो कि हमने माना है, तो आप लाइन ए पे लिख करके दिखाइए। लाइन AP लिख करके दिखाइए। क्लियर? तो आपने लिखा कि सर इट कैन बी रिटन एज y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1
और अब जब स्लोप लिखने की बारी आएगी तब आप लिखेंगे k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन। समझ में आता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। पक्का? आप इसको सरियाइए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो h माइनस एक्स वन कॉफिशेंट ऑफ y माइनस ये जब आ जाएगा तो h माइनस एक्स वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू k माइनस वाई वन इंटू एक्स और माइनस में आ जाएगा दिस इज k माइनस वाई वन इंटू एक्स वन। आया इतना बच्चों समझ में? तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो k माइनस वाई वन इंटू एक्स h माइनस एक्स वन इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा दिस इज k माइनस वाई वन इंटू सॉरी आई मेड ए मिस्टेक बच्चों, इस टर्म को इधर लाना है तो k माइनस वाई वन इंटू एक्स ये जो आया है इसको माइनस कोफिशिएंट ले लो, ठीक है? और इस वाले टर्म को अपन उधर ले जा रहे हैं और ये वाला टर्म ऑलरेडी उधर है, तो हमने इस वाले टर्म को इधर ले गए तो अपन ने लिखा h माइनस एक्स वन टाइम्स ऑफ वाई वन और माइनस में k टाइम्स माइनस वाई वन इंटू एक्स वन, ये लिखा हुआ है। पकड़ते हैं बात मेरी? ये पूरी तुम्हारी लाइन निकल करके आ चुकी है एंड बेटर इट कैन बी सेड एज कि आप इसको सबको इधर ले आओ एंड इज इक्वल टू जीरो। आया बच्चा समझ में? ठीक है। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y और ये जो लिखा है ये तुम्हारा कांस्टेंट है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस मारेंगे ना, रेडियस तो स्मॉल आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? इस लाइन का 0,0 से जब आप डिस्टेंस मारोगे तो यू विल गेट अ कंक्लूजन। मैं आपको कंक्लूजन लिख करके दिखा रहा हूं डायरेक्टली। बच्चा देख इधर आराम से देख, कंक्लूजन क्या मिलेगा? x h इसको अच्छा h और k को x और y में कन्वर्ट करेंगे तब मिलेगा, कन्वर्ट करने के बाद क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला कि h को आप रिप्लेस करेंगे x से, k को रिप्लेस करेंगे y से, तो कंक्लूजन मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मिलेगा जो बच्चा ये रेड कलर से लिखा है जो कि इस ग्रीन कलर के डब्बे में बंद है। और अगर तुम मेरी बात को अब समझो तो पहला टर्म ये तुम समझते हो, ये क्या लिखा है? S1। पक्का? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है तुम्हारा t इज इक्वल टू 0 वाला, तो ये क्या लिखा हुआ है? कर्व को हम किससे लिखते हैं? S से। आया बच्चों समझ में? तो अगर तुम गौर से अगर देखोगे तो S1 इज इक्वल टू कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है? ये तो आप देख पा रहे हैं कैपिटल T का स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली हमको एक रिजल्ट पता चला यहां से कि पेयर ऑफ टेंजेंट को लिखने के लिए सरकारी डेफिनेशन इज SS1 इज इक्वल टू T स्क्वायर। आया रे बच्चा? डॉट का मतलब गुणे में, दोनों प्रोडक्ट में। क्लियर? तो ये पेयर ऑफ लाइंस आ गई, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकल करके आ गए या पेयर ऑफ लाइंस। इतना मेरी बात बच्चों समझ में आई? सो दिस इज ऑल्सो एन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक है? तो अगली बार से आपको कोई बोले कि अच्छा पेयर ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? S इंटू S1 इज इक्वल टू T स्क्वायर। श्योर? हालांकि ये इस्तेमाल किस लिए होता है? ये एंगल थीटा को फाइंड करने के लिए। एक बच्चा बोला सर इतनी मेहनत, मैंने बोला क्यों? बोला सर ये तो मेरे को रटा हुआ है, अल्फा बराबर tan इनवर्स। किसी को याद है ये क्या था? हाँ, मैंने अभी थोड़ा देर पहले पिछले लेक्चर में भी इसको यूज किया था, याद आया? तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स का फॉर्मूला है वो तो मैं डायरेक्टली लगा दूंगा। पक्का? तो देखो अब आप काम की बात समझो। व्हाट आई मीन टू से इज, तुमसे कोई बोले पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है? तो तुमको समझ में आना चाहिए कि पॉइंट इज एक्सटर्नल टू द सर्कल और सर्कल दे रखा है, तो दो टेंजेंट आएंगे और दोनों टेंजेंट का प्रोडक्ट। तो तुमने बोला सर अगर मैं टेंजेंट अलग अलग निकाल लूं तो मैं खुद ही गुणा मार दूंगा तो आपका पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। पक्का? मैथमेटिक्स में फिर क्या किया गया कि लोकस, जैसे हमारा जो सरकारी पैटर्न है उसके हिसाब से हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी जो कि इस पॉइंट और इस माने गए पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू रेडियस लगाओगे तो अल्टीमेटली आएगा।
आसानी से नहीं, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती तब आता है, ठीक है। तो बस इस प्रूफ को दिमाग में रखो। और अब आगे आने वाले सारे चैप्टर्स, जैसे कौन कौन से, सर्कल में तो मैं कर ही रहा हूं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब जगह ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज होगा, दैट इज S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जैसे पेयर ऑफ टेंजेंट, जैसे पैराबोला, देखो ऐसा बना, ये बाहर का पॉइंट है, तो एक टेंजेंट ये रहा, दूसरा टेंजेंट ये रहा, दो टेंजेंट मारे तो T1 T2, तो T1 T2 इज इक्वल टू 0, तो तुम और मैं समझते ही हैं। इसको लिखने का मैथ्स में तरीका क्या है, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दिमाग में रहेगा। दिस इज द स्ट्रेट फॉर्मूला फॉर राइटिंग पेयर ऑफ टेंजेंट। बच्चा, एक टेंजेंट दो टेंजेंट की दोनों टेंजेंट का प्रोडक्ट, द आंसर इज दोनों टेंजेंट का प्रोडक्ट, इसलिए हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया, दैट्स कॉल्ड एज पेयर। आया बच्चों? तो चलो, ये हमारी एक ठीक ठाक जर्नी कवर हुई, और अब है ना, मैं इसके एग्जाम्पल्स को लेता हूं जो जो मैंने अभी तक तुम लोग को बताए, इनको आइए यूज करके देखते हैं क्वेश्चंस में, है ना। ठीक है, अपन स्लाइड चेंज करते हैं। बच्चों, जरा इन 3 क्वेश्चंस को अब देखो और इनको जरा अटेम्प्ट करो, और एक बार फिर बाकी अब टाइम लीजिए, नहीं तो फिर अभी 10 सेकंड बाद फिर मैं आपको बताना चालू करता ही हूं। सो ट्राई टू हैव अ पॉज टू द वीडियो एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। आइए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो देखो, आप लोग सबको मेरे को लगता है ये चीज समझ ही गए होंगे कि सर्कल का सेंटर दे रखा है, दिस इज 1,0, हियर इट इज योर पॉइंट, दैट इज योर 2,1। श्योर, आपको बोला गया है कि ये कॉर्ड खींच करके ये कॉर्ड लिख करके दिखाओ। श्योर, तो इसमें अगर आप डायरेक्टली वैसे कर लेते ना, जरूरी नहीं है कि t इज इक्वल टू S1 लगाओ, यहां जरूरी नहीं है सर्कल चैप्टर में, बट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में तो वही लगेगा। ये फैसिलिटी स्लोप वाली वहां नहीं मिलती पैराबोला में, इसलिए तो हम लोग यहां पर फिलहाल अभी ऐसे ही कर लेते हैं। तो स्लोप लिखने की बारी आई तो 1 - 0 2 - 1, तो स्लोप 1 आ गया। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा बेटा, -1। श्योर, तो पॉइंट आपको पता ही है, तो यदि कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है तो y - 1 इज इक्वल टू x - 2 और स्लोप आ जाएगा -1, है ना। तो आप सरिया लेना यार, y - 1 इज इक्वल टू -x + 2, तो x + y शुड बी इक्वल टू 3, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, दैट इज x + y इज इक्वल टू 3। हालांकि अगर आपको लिखना है तो आप लोग खुद एक बार t इज इक्वल टू S1 लिख करके देखिएगा। t लिखने में थोड़ा सा इसमें मेहनत पड़ेगी, पैराबोला वगैरह में मेहनत नहीं पड़ेगी, है ना, उससे भी आपका आंसर यही आएगा। परफेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं 1 का सॉल्यूशन हटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 1 भी हटाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बच्चों आप बात करोगे ना, तो एक सर्कल दे रखा है कुछ ऐसा, इसके सेंटर देख लो, सेंटर कितना आ रहा है, -1 0, -1, ठीक है। 6,2 कोई पॉइंट यहां पर होगा। अब तुम क्या करो, खूब सारे कॉर्ड्स को यहां से खींचो, ठीक है। जैसे एक कॉर्ड है भाई, ये तो और भी तो कॉर्ड बना सकता है, दूसरा कॉर्ड है, और ऐसे ही तीसरा कॉर्ड है, ऐसे 3 थोड़ी ना इनफाइनाइट खींच सकते हैं। तो ये देखो, इतनी जो कॉर्ड लेंथ बनी ना, इसका मिड पॉइंट यहां पर आया, इतनी जो कॉर्ड लेंथ बनी इसका मिड पॉइंट यहां पर आया, इतनी जो कॉर्ड लेंथ बनी इसका मिड पॉइंट यहां पर आया। डू यू नो, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट एक ऐसे डॉटेड रास्ते पर दिख रहे हैं। ये डॉटेड रास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं है, धोखे मत रहना, है ना। तो ये लोकस है, यही रास्ता है, यही लिख करके दिखाना है। मैथ से समझ में आ गया? तो सुनो, बड़ी सिंपल सी बात, इस पॉइंट को मान लो PH, के, और क्या, बाकी तो तुम खिलाड़ी हो। तो अगर तुम इस पॉइंट को मान चुके हो, लेट से कि बच्चा तुमने इस पॉइंट को मान लिया कि ये PH, के है, तो इसको लिख करके दिखा दो मुझे जरा, इस कॉर्ड को कैसे लिखेंगे। जैसे तुमको लिखने का मन कर रहा है तुम वैसे लिख लो। आइए, कॉर्ड को लिखना होगा तो यू कैन राइट इट एज नथिंग बट इक्वल टू t इज इक्वल टू S1, ऐसे ही लिख लेते हैं। या फिर दूसरा और कोई तरीका अगर अपन देखेंगे तो जचेगा नहीं, इसलिए अपन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो h और k मान करके, इस पॉइंट का h और k मान करके कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। आओ देखा जाए कैसे लिखेंगे बच्चा। x x1 y y1 समझ गए, तो xh प्लस yk प्लस टाइम्स ऑफ y प्लस k, सोच लो ना मैं क्या लिखा, -8 इज इक्वल टू
S1 लिखेंगे तो पुट कर दो, तो ये लिखा h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8। सब आराम से देख लो, ठीक है, थोड़ा सा रिया लो इसको। तो जब काटा पीटी करने की बारी आई तो -8 को अपन ने काट लिया, और तो बाकी ऐसा कुछ मौका नहीं मिलेगा मेरे को। तो लगता है मेरे को इस xh को लिखेंगे अपन, दिस इज xh y, और तो दिस इज y टाइम्स ऑफ नथिंग बट इक्वल टू k प्लस 1, और k आ जाएगा तो k को इधर ले जाते हैं, तो ये लिखा हुआ मिलेगा दिस इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k में से एक के घटाया, तो आ गया दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्लस k। मुझे लगता है कि यहां तक समझ में आया बच्चों को। और इस कॉर्ड को बच्चा, इसके बाद यह जो कॉर्ड आई इसको पास करा दो तुम 6,2 से। सोचो व्हाट आई सेड, क्यों पास करा दो 6,2 से? भाई वो बड़े आसानी से दिख रहा है, ये जो कॉर्ड, ये तीसरी वाली जो मैंने लिखी थी, यह कॉर्ड h 6,2 से जा रही है ना, तो पास तो कराओ। तो x की जगह 6 डालो तो आ जाएगा 6h, y की जगह 2 डालो तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इज k प्लस 1 इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस k। समझते हैं बात बच्चा? अच्छा, अब मेरी बात को एक बार और समझ लो थोड़ा सा। अब इसको सरियाएंगे और h और बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि x और h और k को x और y करके अपन वहां पर लिखते हैं। देखो, जिसको अपन ने सरियाया तो h और k के x और y डाला तो ये मिला, और इसको जरफ एक तरफ ले गए तो अपने को कुछ ऐसा मिला, जो कि सिंप्लीफाई करने पर ये लोकस सर्कल आ गया। और इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लोकस आ गया बच्चा, दिस इज योर लोकस। बड़े आराम से देखो, ये आप लोग का बच्चों लोकस निकल करके आ गया। सो बच्चों, दिस इज द लोकस विच इज अ सर्कल। और ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या हो गया। देखो, बहुत सिंपल सी बात, मिड पॉइंट था, बहुत सारे कॉर्ड थे, किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को मैंने h और k माना और t इज इक्वल टू s1 लगा दिया। इनिशियली एक पल के लिए मैंने पॉज लिया था, क्योंकि मैं सोच रहा था अब सही जा रहे हैं कि नहीं, बट 100% सही जा रहे हैं, मैथ्स तो गलत होती नहीं अगर आप सही लिख रहे हैं। t इज इक्वल टू s1 लिखा, यहां से पास करा दिया, मैंने नहीं, क्वेश्चन ने बोला इसलिए पास करा दिया। विच ऑन सरियाइंग विल गिव यू अ सर्कल। यहां तक आ चुके थे, ये सर्कल था। इसको फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड था, तो मैंने देखा कि यार ये इसके फैक्टर्स बन रहे, तो ये डायमेट्रिक फॉर्म से आ गया। हालांकि तो ये तो आंसर हमारा कंक्लूड हो गया, ये मेथड सबने सीखा। मेरे दिमाग में एक और चीज चल रही थी, जिसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। इसको मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा समझो। देखो, जैसे ये 3 कॉर्ड खींच करके दिखाई, ऐसी 3-4 है कि बहुत सारी और भी कॉर्ड्स। सबके लिए अगर तुम गौर से देखोगे तो यहां से परपेंडिकुलर मारो और यूं जोड़ो तो ये एंगल 90 है। श्योर? उस वाले पॉइंट पे भी मारोगे ना, तो आप अगर ऐसे जोड़ोगे, यहां से यूं परपेंडिकुलर और यूं जोड़ोगे तो फिर से एंगल 90। यानी अगर तुम देख पा रहे हो तो इसका लोकस पर जितने भी पॉइंट बैठे हैं, एक पॉइंट है मेरे पास 0,-1, एक पॉइंट है मेरे पास विच इज 6,2, और आप इसको कैसे भी यूं जोड़ोगे ये हर बार एंगल 90 बना रहा है पक्का। किसी भी पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए भी, 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 तो ये तो तभी आएगा जब ये किसी एक डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बन रहा हो। अब आया समझ में? तो एक अच्छे बच्चे को ये पहले से दिखना चाहिए था कि इट इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर आपको लिखना है तो इस पॉइंट का लोकस लिखना था ना, ये वाला लोकस। तो इस पॉइंट P H, K का अगर लोकस आपको लिखना है तो देखो, जैसे इसका स्लोप लिख लो m1, इसका स्लोप लिख लो m2, और दोनों का प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी -1। आप यूं भी करते तब भी आपका आंसर आ जाता, या फिर आप सीधे डायरेक्टली लिख देते कि दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाता है ना। तो दिस इज ऑल्सो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट जो मैथड नंबर 1 मैंने लिखा था दैट इज द मोस्ट जनरलाइज्ड मैथड, क्योंकि वही तुम्हारा सगा रहेगा इन आगे की कोनिक। ठीक है? अच्छा, यू माइट बी फीलिंग कि सर ये बार बार आप आगे का क्यों बताते हो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। बिकॉज अगर मैं नहीं बताऊंगा ना तो वहां पर तुमको फिर बार बार लगेगा कि यार पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आर डिफरेंट फ्रॉम सर्कल, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। डन? तो चलिए, दैट्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब हम लोग आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को जब हटाते हैं, है ना। आइए, अच्छा अब थर्ड पे सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, और इस सर्कल पे थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं।
एक पॉइंट ए मान लो इसको ये 10 डिग्री पर है, समझ गए। तो अगर 120 का इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस बोल रहा है तो ये यहां पर बी जो आएगा इसमें 120 जोड़ो तो कितना आ गया बेटा 130। श्योर। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब क्या कह रहा है कि इसका टेंजेंट तानो, इसका टेंजेंट तानो, ये टकराए, ये पॉइंट मिल गया पीएच कॉमा के। श्योर। तो बेटा दिस इज वन ऑफ सच पॉइंट। अच्छा एंगल अगली बार 15 हो जाएगा तो ये भी कुछ बदलेगा, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। फिर एंगल अगली बार 30 हो जाएगा तो यहां आ जाएगा, तो फिर ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो डू यू नोटिस कि देखो आज ज्योमेट्री खूबसूरत है, सर्कल है, तो हमको समझ में आ रहा है कि दिस इज ऑल्सो सर्कुलेटिंग ऑन अ सर्कल। ये लोकस आएगा। सवाल ये है कि सेंटर तो हमको दिख ही रहा है कि सेंटर इज इक्वल टू, सेंटर तो यही रहेगा 0,0, बस आपको ये डिस्टेंस निकाल के दिखाना है। क्लियर है ना। तो वन ऑफ द आंसर इज यूजिंग ज्योमेट्री, सेकेंड ऑफ द आंसर इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोनिक एंड सर्कल। तो हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल्स से करेंगे। मैं फिलहाल तुम लोग को ज्योमेट्री से कैसे करोगे ये समझा देता हूं। इधर देख, ये जोड़ा, ये जोड़ा, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो एंगल्स का सम कितना होता है 360। अब ये एंगल 90, ये एंगल 90, दोनों को दिख रहा है। अच्छा नाउ यू हैव टू थिंक कि ये एंगल कितना है। आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम, तुमको खुद से सोचना पड़ेगा। जिस बच्चे ने ये सोच लिया तो ये रेडियस है। अब तुम एक ट्राइंगल को खींच ले आना, ये रेडियस है, ये एंगल पता चल गया, ज्योमेट्री से ये रेडियस निकाल लेना और तुम सर्कल खींच लेना, यू विल गेट द आंसर। करके देखना जरूर, बैठे मत रहना बच्चों, ठीक है। मैं उस पर आ जाता हूं जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा चलो मैं हिंट इसलिए दे देता हूं क्योंकि अभी पहली बार सीख रहे हो, तो चलो समझ में आए। इधर देख, एक बच्चा मेरे को बोला कि सर ये टोटल एंगल है ना 120 होगा। मैंने लगा कैसे, बोला सर इतनी सी बात नहीं समझ में आती, ये एंगल 10 है, इतना बड़ा एंगल 130 है, तो ये जो घटाओगे 120 ही तो है। और दूसरी बात, अगर एक सर्कल पर एक पॉइंट 10 डिग्री पर है, एक पॉइंट 70 डिग्री पर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। इतनी सड़ी सी बात को समझने के लिए क्या दिमाग लगाना। अगर ये 130 है तो ये 120 है, आपने 10 में 120 जोड़ा तब ने 130 लिखे, तो ये एंगल 120 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि सर ये जो एंगल है इतना सा, ये है 60, ठीक है। तो ये है तुम्हारा 30, ये है रेडियस, ये एंगल है तुम्हारा 60 डिग्री। अब बच्चों तुम लोग इतना तो उम्मीद करूंगा कि ट्राइंगल की ज्योमेट्री से तुम लोग cos 60 डिग्री लिखोगे अगर, तो ये हाइपोटेनस मिल जाएगा। हाइपोटेनस इज द रेडियस, लोकस निकाल लेना, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब मैं जो सिखाने जा रहा हूं तुम वो सीख लो, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, अब दूसरा जो सिखाने जा रहा हूं वो सीखो, ठीक है। अब तुम देखो ये कंडीशन थी जहां पर locus of point of intersection were drawn from the points having eccentric angle differ by 120, यानी बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 120 दे रखा है। आप अल्फा माइनस बीटा लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसलिए मॉड लगाने में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। तो इट हार्डली मैटर्स, ठीक। तो अब अगर ऐसा होगा तो बताइए इस पॉइंट का लोकस क्या होगा। पॉइंट तो आप समझते ही हैं कि इन दोनों से टेंजेंट खींचेंगे एंड सो ऑन, पक्का। अच्छा ऐसे ही मेरे को बड़ा मन कर रहा है तो मैंने ये ब्लैक डॉटेड लाइन बना दी, ठीक है। तो इस ब्लैक डॉटेड लाइन को हम लोग लिखना जानते हैं बच्चों, वी नो दिस। अगर ये सर्कल दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो ये ब्लैक डॉटेड जो सर्कल है ये कॉर्ड ज्वाइनिंग ए अल्फा एंड बी बीटा है, और इसको हम लोग लिखना चाहते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन वाई इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। पकड़ ली इतना मेरी बात। अच्छा अब एक बात को समझो, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, क्या ये ऐसे घूम सकता है? ये अगर अल्फा यहां पर आ जाएगा तो बीटा यहां पर आ जाएगा। अच्छा डिफरेंस कांस्टेंट है कि सम? डिफरेंस इज कांस्टेंट, सम कैन वेरी। जैसे 10 और 130 था, पक्का, तो सम 140। अगर अल्फा को मैं 30 पर ले लूं तो बीटा को 150 लेना पड़ेगा, तो डिफरेंस 120 बट सम 180, तो सम इज वेरिएबल। आया मेरी बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इस्तेमाल होगा भी इस क्वेश्चन में, ठीक है।
तो तुमने और मैंने डिस्कशन क्या किया कि ए अल्फा और बी बीटा को ज्वाइन करने वाली इस कॉर्ड को ऐसे लिखेंगे। अच्छा, यहां पर आर मिसिंग है, तो इज इक्वल टू 4 कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 120 है, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यानी 60, कॉस 60 होता है 1/2। तो आप और मैं इसको ज्यादा अच्छे से सरिया करके एक्स कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2, यूं लिख लेते हैं। ये चलेगा, है ना? ये ब्लैक डॉटेड लाइन को लिखा, कंफर्म। और अब मैंने अपने डियरेस्ट, कौन है ये? लल्ला। मैंने इसको बोला बेटा चढ़ जाओ इस पॉइंट के ऊपर। तो मैंने बोला बताओ क्या दिख रहा है? बोला सर यहां से उस पॉइंट से मैंने 2 टेंजेंट मारे, पक्का। एक ये रेड कलर का टेंजेंट ये जा रहा है, दिस इज टीबी, और ये एक जा रहा है, दिस इज योर टीए। तो वो जो काले कलर की डॉटेड लाइन है ना, वो इस लल्ला को दिख रही है कि सर ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है मेरे लिए, पक्का, ब्लैक डॉटेड लाइन। तो इस ब्लैक डॉटेड लाइन को वो लल्ला अगर मैं बोलूं कि लिख करके दिखाओ, तो वो क्या लिखेगा बच्चों? यहां पर वो लिखेगा इट इज एक्स एच प्लस वाई के इज इक्वल टू 16। श्योर? और अब सबसे बड़ी बात, ये रेड कलर के डब्बे में बंद यही ब्लैक डॉटेड लाइन है, और ये रेड कलर के डब्बे में बंद भी यही ब्लैक डॉटेड लाइन है। सॉरी, रेड डॉटेड नहीं, ब्लैक डॉटेड लाइन है। श्योर? तो ये रेड डब्बे और ये डब्बे के अंदर जो लाइन कैद है वो दोनों सेम है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। अच्छा, कंपेयर कैसे करते हैं? यहां इधर देखो, कोफिशिएंट्स। तो इसका कोफिशिएंट फॉर्मेट सेम है, कांस्टेंट उस तरफ, कांस्टेंट उस तरफ, तो फॉर्मेट सेम है। तो एक्स का कोफिशिएंट यहां से लिखा h, वहां से अपन लिखेंगे सो दिस इज कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2। के को अब जब y का आया तो यहां से आया के, यहां से निकल करके आया, दिस इज साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, इज इक्वल टू, उधर से लिखोगे तो 16, यहां से आ जाएगा कितना? 2। तो अगर आप लिखेंगे 8, तो फाइनली तुमको मिलेगा कि कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर, ये इधर गया तो 8 h बाय 8 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू के बाय 8। आप समझते हैं एल्फा प्लस बीटा इज अ वेरिएबल, तो इसको तो यूज कर ही सकते हैं। तो स्क्वायर एंड ऐड, तो स्क्वायर एंड ऐड करने की जब बारी आई तो h बाय 8 का होल स्क्वायर k बाय 8 का होल स्क्वायर बराबर 1, विच ऑन सरियाइंग h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये आंसर आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये आंसर आया। समझ गए बच्चा? सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल जर्नी। क्लियर बच्चों? तो चलिए लेट्स कंक्लूड द लेक्चर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा बच्चों, ये सब क्या है, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस जो अपन लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा इसमें हम लोग कॉमन टेंजेंट और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सर्कल्स को लेंगे, है ना। थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MSD Sir.